पड़ोसी मुल्क नेपाल जल रहा है। जेनजी के गुस्से की आग में नेपाल की ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। पूरा देश अराजकता की गिरफ्त में है। सेना ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि एकाएक नेपाल का माहौल हिंसात्मक क्यों हो गया। क्या यह बात सही है कि लंबे वक्त से सुलग रही आक्रोश की आग ज्वालामुखी बनकर सड़क से संसद तक फूट पड़ी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर लंबे वक्त से निराशा थी। भाई भतीजावाद, चहेतों को कुर्सी पर बैठाने से युवाओं की निराशा गुस्से में बदल गई। सरकार के खिलाफ कैंपेन चलने लगा तो आक्रोश को दबाने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को युवाओं ने अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया। 4 साल में 3 बड़े घोटालों ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसमें प्रमुख हैं साल 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, साल 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, साल 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। भ्रष्टाचार के साथ बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली की समस्या भी हर दिन गंभीर होती जा रही थी। साल 2019 में नेपाल में बेरोजगारी दर 10.39% थी, जो अब बढ़कर 10.71% हो गई है। साल 2019 में महंगाई दर 4.6% थी, जो अब 5.2 हो गई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा और रोजगार के अभाव में ब्रेन ड्रेन नेपाल की नियति बन गया। इसी कारण जेनजी यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं में गुस्सा भड़का और नेपाल की सड़कों पर जनाक्रोश भड़क उठा। नेपाल के बिगड़ते हालात के लिए राजनीतिक अस्थिरता भी एक अहम कारण रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश ने 17 साल में 14 प्रधानमंत्री देखे हैं। आप सोचिए, जब राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है तो उस देश में खुशहाली आएगी कहां से? नेपाल ने राजशाही से लोकशाही में तब्दील होने के दौरान क्या क्या देखा, कब कब नेपाल ने हिंसा का दौर देखा, जानने के लिए देखिए हमारी बेहद खास पेशकश, मैं नेपाल हूं। जिस संसद से पूरा देश चलता था, वो आग की लपटों में घिर गया। आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरी और जो कुछ दिखा आग के हवाले कर दिया। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, किसी को जिंदा तक जला दिया। प्रधानमंत्री गायब हैं, मंत्रिमंडल अंडरग्राउंड हो चुका है, सड़कों पर सेना उतर चुकी है। मैं आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन आज मैं अपनों से हार रहा। हिमालय की तलहटी में बसा मैं नेपाल हूं। मैं अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर हूं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे ही मस्तक पर सुशोभित है। हिमालय की चोटियां मेरी रखवाली करती हैं। मेरी भौगोलिक रचना ऐसी है कि मैं बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हूं, लेकिन पिछले 2 दशकों में कई बार मेरा सीना छलनी हुआ। बाहरी ताकतों ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे अपनों ने ही ऐसे जख्म दिए जिन जख्मों का भर पाना काफी मुश्किल है। राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के लंबे दौर ने मुझे दुनिया के सामने डटकर खड़े होने का मौका तक नहीं दिया।
पिछले 3 दशक में मैं कई बार प्रदर्शन की आग में धधका, कई बार हिंसा से लहूलुहान हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे आंगन में इन दिनों युवाओं के गुस्से का लावा उबल रहा है। हुक्मरानों के सोशल मीडिया बैन के फैसले के खिलाफ युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जेन जी आंदोलन का नाम दिया गया है। हालत यह है कि मेरे दिल यानी राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और एक बार फिर अस्थिरता का दौर लौटने का खतरा मंडराने लगा है। युवाओं को मौजूदा और पुराने हुक्मरानों से नफरत जैसी हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री सरेआम पीटे गए, उनके घर जलाए गए, उनके परिवारी जनों तक को नहीं बख्शा गया। मौजूदा प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। गुस्से की आग से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेनी पड़ी। हालांकि मेरी असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैं एक ऐसा देश बन गया हूं जहां की राजनीति मानो अस्थिरता के ऐसे भंवर में फंसी है जहां से निकलना असंभव लग रहा है। पिछले 17 साल में कितनी ही सरकारें आई और गई, एक के बाद एक 14 प्रधानमंत्री बने और कुर्सी से उतरे, लेकिन कोई भी मुझे अस्थिरता के दलदल से नहीं निकाल पाया। यही कारण है कि मुझे दुनिया का सबसे अस्थिर और गरीब देश कहा जाता है। 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज जरूर निकला, लेकिन राजनीतिक स्थिरता अब तक मृग तृष्णा ही बनी हुई है। हालत यह है कि मैंने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते और जाते देखा है। कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यानी औसतन हर 14 से 15 महीने में मेरे लोगों को नया प्रधानमंत्री मिला। दुनिया प्रधानमंत्री को समझती, उनके नाम से परिचित होती, तब तक उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाता रहा। ये आंकड़ा सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं दिखाता, बल्कि मेरी अपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा और सत्ता संघर्ष की गवाही भी देता है। माओवादी नेता प्रचंड हों या फिर खुद शेख बहादुर, अलग अलग आंदोलन से निकले नए नेता हों या फिर खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली, विश्वासघात और जनता की गुस्सा ने किसी को भी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहने दिया। कई लोगों ने ये कोशिश की कि प्रधानमंत्री पद पर आकर कई चीज़ों को बदला जाए, लेकिन जनता के आक्रोश ने प्रधानमंत्री पद पर किसी को भी पूरी तरीके से टिकने नहीं दिया। अब तो लौट फिरकर वही लोग सत्ता में लौटने लगे हैं जिन्हें कभी कुर्सी छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था। इसी कारण नाउम्मीदी बढ़ती गई। युवाओं के दिल में पनप रही गुस्से की आग ज्वालामुखी में तब्दील होती गई। ये ज्वालामुखी जब फटा तो मैंने अपने आंगन में हिंसा का अब तक का सबसे भयावह रूप देखा।
हालात ऐसे हो गए कि काठमांडू की गलियों में गुस्से की आग भड़क गई। संसद भवन तक पर युवाओं ने कब्जा कर लिया। मेरे लोकतंत्र के मंदिर में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। अब ना तो कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री, दोनों अपने पद छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मेरे दामन पर चस्पा हो गया राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर कभी थमेगा या मुझे अभी और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि मैंने लंबा सशस्त्र आंदोलन भी देखा है। मेरा सीना तब भी छलनी हुआ था जब 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया गया था। दस वर्षों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा गया था। तब माओवादियों की सरकार बनी थी, लेकिन सरकारों से निराश मेरे अपने एक बार फिर सड़कों पर हैं। दस वर्ष तक चले गृहयुद्ध में 16,000 से अधिक लोग मारे गए। साल 2006 में शांति समझौते के साथ गृहयुद्ध का अंत हुआ। मैं अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। हालांकि लोकतंत्र लागू होने के करीब 3 दशक बीतने के बाद भी ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्रांति से मेरी जनता के हालात कितने बदले। 16 सालों के अंदर 13 प्राइम मिनिस्टर बदले और एक ही प्राइम मिनिस्टर बार बार रोटेट होता रहा। जैसे वहाँ पे शेर बहादुर बरुआ 5 बार प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके बेटे का हिल्टन होटल 5 सितारा इसमें आग लगा दी गई, यानी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। केपी ओली 3 बार बने, जो भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए, यानी कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई। राजशाही से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। दरअसल मुझे बड़ी उम्मीदों के साथ साल 2008 में गणतंत्र घोषित किया गया। सियासी दलों ने वादे किए कि गरीबी घटेगी, रोजगार मिलेगा। दावा यह भी किया गया कि अब बुनियादी ढांचा सुधरेगा, पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए जाएंगे। हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट निकली। लोकतंत्र की गाड़ी शुरुआत से ही सियासी दलों की खींचतान में फंस गई। हर राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था और प्रधानमंत्री की कुर्सी सत्ता संतुलन का औजार बन गई। नतीजा यह हुआ कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। घपले और घोटालों के चलते अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई। राजतंत्र के अंत के बाद नए तरीके की प्रजातंत्र शुरू होने वाली थी। पुष्प कमल बहल सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन सेना प्रमुख की नियुक्ति और राष्ट्रपति के बीच हुए टकराव की वजह से जो सरकार रही वो स्थिर नहीं रही और महज 9 महीने के अंदर जो सरकार है वो गिर गई। और ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री का जो सपना और एक उम्मीद जो थी वो टूट गई। इसके बाद एक एक करके मैंने 17 साल में 14 प्रधानमंत्री देखे। प्रचंड 3 बार और जेन जी आंदोलन तक प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली ने 4 बार बागडोर संभाली, लेकिन कोई भी अस्थिरता के दौर से मुझे नहीं निकाल सका। मैंने साल 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। फिर भी आज तक मैं अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया हूं।
हालत यह है कि लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। अब सवाल उठता है कि अस्थिरता का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा? आखिर कोई सरकार कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाती है? दरअसल गठबंधन पर टिकी सरकारें आपसी अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण गिरती रहीं। बड़े नेताओं ने कुर्सी के लिए कई बार गठबंधन किया और कई बार तोड़ा। जनता के मुद्दे पीछे छूट गए। 2015 में नया संविधान लागू किया गया, जिसमें कई धाराएं अस्पष्ट रहीं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों को लेकर विवाद बार बार सामने आते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर कई सरकारें गिराई या बहाल की। नेपाल के संविधान के अनुसार वहाँ की पॉलिटिकल सिंगल पार्टी का मेजोरिटी में आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनती हैं। अब उन कोalition गवर्नमेंट के जो बने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये जानते हैं कि कुछ ही समय के लिए बने हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर एक ही तरह के प्राइम मिनिस्टर इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो फिर वो अपना कार्यकाल पूरा कैसे कर पाएंगे? अस्थिरता, भ्रष्टाचार, घपलों और घोटालों के दौर के बाद अब हालात ये हैं कि जिस राजशाही को हटाने के लिए आंदोलन हुए थे, अब लोग उसी को ज्यादा बेहतर मानने लगे हैं। फिर से राजशाही लगाए जाने की मांग की जाने लगी है। राजा के समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर में कम से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। दरअसल 2008 से पहले मेरी धरती पर एक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी दिखने में लोकतंत्र था, लेकिन असली ताकत राजा के हाथों में रहती थी। राजा ही देश के सर्वोच्च शासक थे और उनके पास संसद भंग करने, प्रधानमंत्री बदलने और आपातकाल लागू करने की असीमित शक्तियां थीं। कहने को तो राजा की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। उस वक्त ना तो जनता के पास अधिकार थे और ना ही लोकतंत्र। इस दौर को दुनिया तानाशाही काल के नाम से जानती है, जिसमें राजा ही सर्वशक्तिमान था। 1951 में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई। 1959 में पहला संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। ये मेरी जनता का पहला लोकतांत्रिक अनुभव था। हालांकि ये आधा अधूरा लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। सिर्फ एक साल बाद, यानी साल 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी। बीपी कोइराला समेत तमाम नेताओं को जेल भेज दिया गया और पंचायती व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके साथ ही नेपाल फिर से राजतंत्र की पकड़ में लौट आया और लोकतंत्र लागू करने की कोशिशें दम तोड़ गई। अब स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय संसद तक पंच यानी चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। ये पंच राजा के प्रति जवाबदेह रहते थे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी राजा की इच्छा से बना करती थी। ये व्यवस्था साल 1990 तक चली, जब जन आंदोलन के बाद बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ और मैं संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संविधान के मुताबिक राजा देश के राष्ट्र प्रमुख बने रहे। उनके पास अब भी सेना की सर्वोच्च कमान और संसद भंग करने का अधिकार था। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते थे, लेकिन उनका कार्यकाल और फैसले राजा की स्वीकृति पर निर्भर करते थे। संसद कानून तो बनाती थी, लेकिन असली शक्ति राजा के पास रहती थी। राजशाही के लंबे दौर के बाद साल 1996 से माओवादी विद्रोह शुरू हो गया, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। इस दौरान भी अस्थिरता का दौर जारी रहा। बार बार प्रधानमंत्री बदले, संसद भंग होती रही और सुरक्षा मामलों में राजा सीधे दखल देते रहे। साल 2001 में राजमहल हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए।
वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री और संसद को दरकिनार करके सीधा शासन करने लगे। साल 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर दी और मुझ पर सीधा राज शासन थोप दिया। उस समय सारे मंत्री राजा ही नियुक्त किया करते थे और प्रधानमंत्री नाम मात्र का पद हुआ करता था। सरकार की पूरी ताकत राजा के पास थी। सेना और प्रशासन सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करते थे। यही तानाशाही पूर्ण माहौल 2006 के जन आंदोलन की वजह बना, जिसने 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया। हालांकि राजतंत्र खत्म होने के बाद जो लोग सत्ता जनहित की बजाय घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार को तरजीह देना शुरू कर दिया। सत्ता की मलाई खाने के लिए सरकारें बनाई और गिराई जाने लगी। सत्ता पाने के लिए गठबंधन बनाए और तोड़े जाने लगे। इसी कारण लोगों में असंतोष बढ़ा, खासकर युवा आक्रोशित हो गए। इसी की परिणति जेन जी आंदोलन के रूप में सामने आई और मेरे दामन पर एक बार फिर दाग लग गए। इस बार हिंसा का ऐसा दौर दिखा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों के आक्रोश का आलम यह था कि 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा और सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेनी पड़ी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।